हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है ये होने वाला है हिंदी की मात्राओं के बारे में, यानी कि हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन हम पहले कर चुके हैं। तो आज हमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वर और उनसे रिलेटेड जो मात्राएं चिन्ह हम यूज करते हैं उसके बारे में ये लेसन होने वाला है। बेसिकली 12 खड़ी के बारे में ये लेसन होने वाला है। स्वर और व्यंजन के संयोग से बनने वाले जो अक्षर होते हैं उनके क्रम को हम 12 खड़ी कहते हैं, यानी कि हमारी वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनको अलग अलग स्वर के साथ हम लिखते हैं और उसकी जो ध्वनि होती है उसके उच्चारण करने के तरीके को सीखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये लेसन इसी के बारे में होने वाला है। हम इसमें प्रॉपर 12 खड़ी तो नहीं पढ़ेंगे, मगर हम 12 खड़ी के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्वर हैं उनकी मात्राएं हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी की देरी के आइए हम इसको शुरू करते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्वर और व्यंजन ये दोनों जो होते हैं हमारे वर्णमाला का हिस्सा होते हैं। हमारे स्वर जो होते हैं उनको हम स्वरों के रूप में भी यूज करते हैं और उनकी मात्रा के रूप में भी उनको यूज करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं। उनका चिन्ह जो होता है लिखते वक्त हम उसको यूज करते हैं। तो ये जो स्वर होते हैं ना, इनको हम बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के, किसी और ध्वनि की हेल्प के बिना भी उच्चारित कर सकते हैं। लेकिन हमारे जितने भी व्यंजन होते हैं उनको हम बिना किसी स्वर की सहायता के उच्चारित नहीं कर सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे इस पाठ की, क्योंकि इसमें हमारा जो सबसे पहला स्वर होता है अ से अनार वाला जो हमारा अ होता है उसमें हमें कोई मात्रा नहीं मिलती है। उसको हम एक उदासीन स्वर कहते हैं, यानी कि उसकी कोई मात्रा हमें नहीं है इसमें हमारी हिंदी भाषा में, लेकिन वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी भाषा को लिखने के समय और उच्चारण करने के समय। क्योंकि जितने भी बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं जैसे कि पवन, कमल, नयन, तो इनमें जिनमें कोई भी मात्रा नहीं होती है उन सभी के अंदर ये हेल्प करता है उनको उच्चारित करने के लिए। ये जब हमने वर्ण विच्छेद वाला पाठ किया था तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि जितने भी शब्द हम बनाते हैं अगर उसमें हमें कोई मात्रा नहीं लगती है तो वर्ण विच्छेद करते समय हम वर्ण जो है उसको लिखने के बाद उसके नीचे एक हलंत लगा देते हैं, जिससे कि पता लगता है कि यहाँ पर ये अधूरी ध्वनि है। इसको पूरा करने के लिए हमें इसके साथ अ की जरूरत पड़ती है और हम उसके बाद प्लस का साइन लगाकर और अ लिखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अ होता है उदासीन होते हुए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी मात्रा नहीं होते हुए भी हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा इसी का ही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा स्वर आता है अ। अ यानी कि जिसको हम लिखते वक्त अपने व्यंजन के साथ एक ऐसे करके लकीर बनाते हुए मात्रा को लिखते हैं। तो ये जो मात्रा होती है इसको जब भी हम उच्चारित करते हैं किसी शब्द के अंदर, तो हमारा जो शब्द होता है उसमें हमें उसका उच्चारण करते वक्त इस मात्रा को जब हम बोलते हैं तो बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, जैसे कि, और थोड़ा सा टाइम लेकर बोलना होता है, जैसे कि आम, राम, राजा। तो ये जो मात्रा होती है हमारी, इसको उच्चारित करते वक्त हम अ का साउंड तो निकालते हैं, लेकिन वो जो हमारा उदासीन अ होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लेते हुए हम इसको उच्चारित करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी अ की मात्रा हो जाती है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि दावत, कला, माला। ऑलराइट, उसके बाद हमारी मात्रा आती है, जो स्वर आता है वो होता है ई। ई, इसको हम छोटा ई बोलते हैं। इसको बोलते वक्त हम जल्दी से अपना समय जो है वो खत्म हो जाता है जब हम इसको उच्चारित करते हैं किसी शब्द के अंदर। तो जब भी हम इसको बोलेंगे तो ये लिखते वक्त श
शब्द जो भी हमारा व्यंजन होगा जिससे कि ऊपर इसको हम लगाएंगे उससे पहले ये आएगी, लेकिन हम उसका उच्चारण भले ही बाद में करें लेकिन लिखना हमें उससे ये पहले होगा। और इसका इस तरीके से मात्रा का चिन्ह होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है मीनार, चिराग। तो यहाँ पर हमने जैसे चिराग बोला तो ई की मात्रा जो होती है वो हमारी जल्दी से खत्म हो जाती है। चिराग, चिराग नहीं बोल रहे हम इसको, चिराग। उसी तरीके से शिखा, और हो सकता है किताब, दिमाग। तो इन सभी में हमने देखिए इसको जो भी व्यंजन था उससे ठीक पहले लगाया है। भले ही हम इसको बोल बाद में रहे हैं लेकिन हम इसको लिखेंगे उससे पहले। ऑलराइट, तो ये होती है हमारी छोटी ई की मात्रा। उसके बाद आ जाती है हमारी ई की मात्रा। ई यानी कि बड़ी ई। बड़ी ई जो होती है, जैसे कि इसके नाम ही बता रहा है कि बड़ी ई है, तो इसका मतलब कि इसको बोलते वक्त हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लेना है इसके मुकाबले में। जो हमारी छोटी ई थी उसके मुकाबले में हमें इसे बोलते वक्त थोड़ा सा ज़्यादा समय लेंगे। और ये जिस भी व्यंजन पर लगेगी उसके पीछे की तरफ लगेगी, यानी कि जो व्यंजन होगा जिसके साथ हमें इसको उच्चारित करना है उसके पीछे की तरफ हमें ये मात्रा लगानी होगी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो सकता है गीता। गीता नहीं बोलते हम उसको, गीता बोलते हैं। तो ई की मात्रा हमें थोड़े लंबे देर तक उच्चारित करनी है। उसी तरह दीपक, जैसे कि शीतल, पपीता, कीड़ा। तो ये जो मात्रा होती है हमारी, हमें इसको हमेशा व्यंजन के बाद लगाना है और इसको थोड़े ज़्यादा समय के लिए उच्चारित करना है, थोड़ी देर तक बोलना है इस छोटी ई के मुकाबले में। उसके बाद हमारी मात्रा आ जाती है ऊ की मात्रा। अभी जो ऊ की मात्रा होती है ये हमारी छोटे ऊ की मात्रा है। तो जब हम इसको चिन्ह के तौर पर लगाते हैं तो ये हमारे जो व्यंजन होते हैं उसमें नीचे की तरफ इस तरीके से लगाई जाती है। तो इसका उच्चारण देख लेते हैं कि इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। इसका उच्चारण भी जितनी भी हमारी छोटी मात्राएं होंगी उन सबको हम थोड़ा सा जल्दी बोलकर ख़त्म करते हैं। और जो हमारी बड़ी वाली मात्राएं होती हैं जिनको जैसे हम पढ़ते हैं तो हम इसी तरीके से पढ़ते हैं, छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा। तो बड़ी मात्रा का मतलब यही होता है कि उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगाना है। छोटी मात्रा का मतलब ये होता है कि हमें उसको बोलकर जल्दी से ख़त्म कर देना है। अब जैसे कि छोटी ऊ की मात्रा ये यहाँ पर है, तो इसमें हम किस तरीके से बोलेंगे? सुरभि। अब यहाँ पर ये छोटी ई ऊ की मात्रा है, तो ऊ जो है हमने सुर भी कर दिया, सूर भी नहीं बोला, हमें इसको सुर भी। तो यानी कि बोलकर जल्दी से हमें इसको ख़त्म कर देना है। जैसे कि सुधा, खुलासा, दुकान, मुनाफा। तो यानी कि हम इसको जल्दी से बोलकर ख़त्म कर देंगे और हमारी मात्रा जो है ये छोटी ऊ की, इसका चिन्ह होगा ऐसे।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बड़े ऊ की मात्रा पर, यानी कि ऊ की मात्रा पर। अब ये जो होती है इसका चिन्ह होता है ऊपर की तरफ से घुमाकर गोला नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसमें हम ऊपर की तरफ से गोला घुमा के नीचे की तरफ यहाँ से लेकर आएंगे, इसमें इधर से लेकर जाएंगे। तो इसके शब्द देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। डूबना, अब डूबना बोला हमने, डूबना नहीं बोला, डूबना। सूरज, कूदना, थोड़ा लंबा समय तक उस मात्रा को उच्चारित करते हुए। चूहा, उल्लू। तो इनमें हमने सभी में बड़े ऊ की मात्रा को देखा कि वो किस तरीके से हम उसको लिखते हैं और किस तरीके से हम उसको उच्चारित करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं री की मात्रा की। री, यहाँ पर ये जो हमारा जिससे हम ऋषि लिखते हैं उस री की मात्रा की बात कर रहे हैं हम। तो ये मात्रा जो है बहुत सारे शब्दों में आती है, हम इसको र की तरह से प्रोनाउंस भले ही करते हैं लेकिन ये स्वर की मात्रा है। और जब हम इसको लिखते हैं तो इसका चिन्ह होता है इस तरीके से, जो इसका ये पीछे दिखाई दे रहा है, कुछ इसी तरीके से हम इसको लिखते हैं किसी भी शब्द में जब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि गृह, तो यहाँ पर जो ये र है ये हमारा ये ऋषि वाला र है, यानी कि इस री की मात्रा है ये गृह। लेकिन अगर हम लिखते हैं ग्रह तो ये जो ग्रह की मात्रा है ये र है, र का पदेन रूप है। तो ये मात्रा का मतलब, इस वाले ग्रह का मतलब होता है जो हमारे अंतरिक्ष में हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, उनको हम ग्रह कहते हैं। लेकिन इस गृह का मतलब होता है घर, यानी कि जिसमें हम रहते हैं घर के अंदर। वैसे तो हम ग्रह पर ही रहते हैं, पृथ्वी हमारा ग्रह है, हमारा घर है, लेकिन इस गृह का मतलब होता है घर और इसका मतलब होता है जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं। और इसमें र की मात्रा, जो हमारा व्यंजन है र, वो ही यहाँ पर मात्रा का स्वरूप ले लेता है। तो हम इसको इसकी मात्रा के साथ कंफ्यूज नहीं होंगे। ये री की मात्रा हमेशा नीचे की तरफ इस तरीके से आएगी। जैसे कि और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे कि अभी मैंने खुद ही बोला कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी, तो इसमें जो ये मात्रा लगी है ये हमारी री की मात्रा है। उसके बाद कृपा, कृष्ण। तो ये जो सारे हमारे शब्द आए इनमें सभी में हमने री की मात्रा का प्रयोग किया है। उसके बाद आ जाते हैं मात्रा, जो हमारा स्वर है ए। अब ए की मात्रा जो होती है, जब हम इस छोटे ए की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें ऊपर की तरफ मात्रा हमारे ऑलरेडी नहीं है, ये छोटा ए है, तो हम इसकी मात्रा एक सिंगल इस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे कि शब्द हो सकता है केला, रेत, खेल, सेवा, करेला। यानी कि ऊपर की तरफ ये जो हमारी मात्रा नज़र आ रही है हमें, ये सभी जगह जो दिख रही है ये हमारी छोटे ए की मात्रा है। उसके बाद बात कर लेते हैं बड़े ए की। बड़ा ए यानी कि ऐसा जो हमारा स्वर होता है उसकी मात्रा को हम किस तरीके से लिखते हैं, चिन्ह उसका क्या होता है। उसका चिन्ह होता है ऐ। ठीक है,
ये 2 बार इस तरीके की मात्रा जो होती है उसको जब हम 2 बार लिखते हैं तो वो एक की मात्रा हो जाती है। जैसे कि पैसा, जैसे कि पैदल, कसैला, बैसाखी, मैना। तो इस तरीके से जो शब्द होंगे जिनके ऊपर ये 2 ए की मात्रा होगी इस तरीके से, तो उसका मतलब है कि वो बड़े ए की मात्रा को रिप्रेजेंट कर रही है और उसको हम ऐ करके पढ़ेंगे। जैसे बैसाखी, मैना, इस तरीके से। इसके बाद हमारा स्वर आता है ओ। तो जो ये ओ होता है इसकी में हमें यहाँ पर भी ये मात्रा नज़र आ रही है, तो लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो हम ये आगे जो अ लिखा हुआ है उसको हम हटा देंगे, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस चिन्ह को यूज़ करेंगे। तो इसका चिन्ह होता है ये, यानी कि इसके आगे का ये हिस्सा जो है हम हटा देते हैं और इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी शब्द हो सकता है जैसे कि ओढ़नी, तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी मात्रा को स्वर का रूप दे दिया है और इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। लेकिन अगर हमें शब्द में इसको सिर्फ मात्रा के स्वरूप में यूज़ करना है, जैसे कि कोयल, तब हम ये आगे वाला हिस्सा नहीं लेते हैं, हम सीधा इसको मात्रा को यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे और ये इस तरीके से हमारी मात्रा का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा और साउंड इसका यही आएगा ओ का। जैसे कि और शब्द हो सकते हैं विनोद, देख रहा है विनोद, वही विनोद। उसके बाद दरोगा, सोना। तो ये जो सारी मात्राएं यहाँ पर हमने लगाई हैं ये सारी ओ की यानी कि छोटे ओ की मात्रा है। उसके बाद आ जाती है औ की मात्रा। अब ये औ की मात्रा क्या होती है, जिसमें कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही चिन्ह है। इसमें भी हम यही करेंगे कि आगे का ये जो अ है इसको हम लोप कर देंगे, इसको गायब कर देंगे जब भी हमें इसको यूज़ करना है। अगर ऐसा ही कोई शब्द हो जिसमें कि हमें ये चाहिए ही, जैसे कि औरत, तो जब हम औरत लिखेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें कि हमें आगे का ये नहीं चाहिए, तब हम इस तरीके से लिखेंगे इसको, यानी कि इसका जो पीछे चिन्ह हमें दिया हुआ है उसी को हम यूज़ कर लेंगे। जैसे कि शब्द हो सकता है कौशल, मौसम, पकौड़े, दौलत, नौका, इसी तरीके से आप बहुत सारे शब्द जहाँ पर ये दो हमें बड़ी ओ की मात्रा लगानी है तो इस तरीके से हम इसमें 2 मात्राएं लगाते हुए उस शब्द को अपने को लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे जो है स्वर तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आते हैं हमारे अनुस्वार और अनुनासिक। ये हमने अपने जो हमने पहले स्वर और व्यंजन वाला पार्ट किया था तो उसमें भी हमने इसको पढ़ा था कि एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। ठीक है, तो अनुस्वार को जब हम दिखाते हैं तब हम इसको बिंदी के रूप में दिखाते हैं।
अब ये जो अनुस्वार होता है ये आखिर होता क्या है? अनुस्वार जो होता है इसमें हमारी जो भी ध्वनि होती है वो हमारे नाक से निकलती है और हमेशा स्वर के बाद आती है। यानी कि जो भी हम इसमें शब्द बनाएंगे उसमें हमें जो भी शब्द हम लिख रहे होंगे उसमें वर्ण के बाद हम इसको उच्चारित करेंगे। इसमें हमारी जो ध्वनि होगी वो नाक से निकलती है और ये हमेशा ज़्यादातर जो होते हैं हमारे पंचमाक्षर, जो पंचमाक्षर हमने पढ़े थे उसके वो वाली ध्वनियाँ होती हैं इसमें। जैसे कि क से लेकर जो हमारे म तक पंचमाक्षर होते हैं हम उन सभी को अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि ये ण होता है हमारा, ञ होता है हमारा, अणा होता है हमारा, न और म। इन पांचों को, इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। यानी कि अपनी जो इनकी पंक्ति होती है उसमें ये पांचवें स्थान पर आते हैं हमेशा। जैसे क की लाइन में ये पांचवें स्थान पर आएगा, च की लाइन में ये पांचवें स्थान पर आएगा। इस तरीके से इनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो इसको हम अनुस्वार के रूप में दिखाते हैं बहुत ज़्यादा जगह पर। जैसे कि हम देख सकते हैं घंटा। अब घंटा जो होता है बहुत जगह पर हम उसे देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ भी दिखता है हमको, है ना। तो ये जो है ये है। तो पंचमाक्षर को हम अनुस्वार की तरह से दिखाते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको बिंदी के तौर पर लगाते हैं और इसको नाक से उच्चारित करते हैं। इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कि अंश, कंठ, संहार, स्वयं। अब यहाँ पर देखिए ये म को प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर स्वयं है ये, लेकिन म कहीं नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये बिंदी जो लगी है ये हमारे अनुस्वार का रूप जो है ये म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से संहार, तो यहाँ पे न जो साउंड आता है वो हमारा इससे प्रदर्शित हो जाता है, इससे दिखाई दे रहा है। अब बारी आती है अनुनासिक की। अनुनासिक यानी कि हमारा चंद्र बिंदु। तो ये जो चंद्र बिंदु होता है इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो ध्वनि आती है वो नाक और मुंह दोनों से एक साथ आती है। जैसे कि जब हम बोलते हैं चांद तो हमारी नाक में भी प्रेशर फील होता है और हमारे कंठ में भी, गले में भी प्रेशर फील होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर अनुनासिक होगा वहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो कहने को तो ये हमारे अयोगवाह होते हैं, लेकिन हम इनको स्वर की तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे कि गांव, कुआं, आँख। तो जब भी आप ये बोलेंगे तो आपको नाक और गले दोनों में ही एयर का प्रेशर फील होगा और हम यहाँ दोनों जगहों पर ही इसकी ध्वनि को महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर आएगा हमारा अनुनासिक। इतना लेसन अभी तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो अंतिम हम स्वर के अंदर लेते हैं जो कि हमारा होता है अह। अह इसको हम बोलते हैं, लेकिन असल में वास्तव में ये होता है विसर्ग। अब ये विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का मतलब होता है ये जो दो बिंदी नजर आती हैं हमें अह का स्वर करते हुए, जो ये दो बिंदियां नजर आती हैं इन दोनों बिंदियों को ही हम विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग जो है उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि तत्सम है। तत्सम यानी कि संस्कृत से सीधा हिंदी भाषा में आ गए हैं।
यानी कि जैसे उनको हम संस्कृत में यूज़ करते थे वैसा ही हम उनको हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, यानी कि उनको हमने चेंज नहीं किया है। जैसे कि हमारे पास शब्द है प्रातः, तो यहाँ पर हम पीछे जो ये 2 बिंदियाँ लगा देते हैं, ये हमारा विसर्ग होता है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ त पर साउंड हमारा ख़त्म नहीं होता, हमें पीछे ह ऐसे करके साउंड भी चाहिए होता है, जैसे कि प्रातः। मुख्यतः, अतः। ये जो हमारे दोनों हैं अनुस्वार अनुनासिक और अह विसर्ग जो हमारे हैं, ये हमारे अयोगवाह ही होते हैं। अयोगवाह हमें इन्हें क्यों कहते हैं ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम इन्हें अयोगवाह क्यों कहते हैं, तो एक बार जाकर चेक कर लीजिए। जो मेरी स्वर और व्यंजन की जो पूरी वर्णमाला के ऊपर हम वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको इसका रीज़न मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पूरा कि हमने इसको इस तरीके से क्यों अयोगवाह क्यों कहते हैं। तो उसके बाद हमारा जो ये विसर्ग होता है, ये जब आ जाता है तो हमें इसको ह के साउंड के साथ उच्चारित करना होता है, जैसे कि वस्तुतः। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा हिंदी की जो स्वर की मात्राएं थी वो हमारा कंप्लीट हो जाता है कि हम उन्हें किस तरीके से प्रयोग करते हैं और किस तरीके से हम उनको उच्चारित करते हैं, किस तरीके से हम उन्हें पहचान सकते हैं, उनको बोलने के तरीके का क्या होता है, कैसे हमें किसको देर तक बोलना है, किसको जल्दी बोलना है, किस में कहाँ पर प्रेशर फील होगा, वो सब कुछ हमारा यहाँ पर इस लेसन में कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास मात्राओं के अलावा यानी कि जो हमारे स्वर हैं उसके अलावा जो हमारे अयोगवाह यानी अनुस्वार और अनुनासिक होते हैं और जो विसर्ग होता है, इनका भी हम प्रयोग मात्रा के तौर पर करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मात्राओं को समझने में इससे मदद मिलती हो तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके अलावा अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।